गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन द 6 जून 2022 के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट ही वर्कड एन अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब आपको बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से फॉर एग्जांपल अनंत लक्ष्मण कन्हरे, वीर सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड वन मोर ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगी कौन सा है। आपको बताना है कि इन मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखी है कौन से ऐसे पर्सनैलिटी जिसको डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल he worked on the abolishment of untouchability. Second है he formed a youth organization that is known as मित्र मेला। आपने ये वर्ड जो सुना होगा उससे आपको पता चल गया होगा हम किसके बारे में बात करें। he propagated the idea of the स्वदेशी। तो स्वदेशी का जो आइडिया है वो इनके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था। तो आपको बताना है ये कौन सी पर्सनैलिटी है। तो गिवन ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगी इन तीनों ऑप्शन में। तो वीर सावरकर के बारे में हम यहाँ पे बात करें, इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखो वीर सावरकर की बात करते हैं, इनके द्वारा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मित्र मेला, उसको गठन किया गया था। ओके, ही वाज अगेंस्ट फॉरेन गुड्स। मतलब अगर हम देखें इकोनॉमिक पॉलिसी में इनकी जो फॉरेन गुड्स है वो उसके खिलाफ हुआ करते थे। ही चैम्पियन एथिज्म एंड रेशनलिटी। मतलब ये है कि ये एथिस्ट थे, मतलब भगवान पे विश्वास रखने वाले पर्सनैलिटी थे एंड रेशनल थिंकिंग के पर्सनैलिटी हुआ करते थी। ही ऑल्सो वर्कड ऑन द अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी। मतलब इनको द्वारा काम किया गया अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने में इन रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है। और मित्र मूला पूछा जाए तो कहाँ पे बनाई गई थी, तो ये महाराष्ट्र के अंदर ही बनाई गई थी, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और नीरी का भी हेडक्वार्टर आपको नागपुर में ही मिल जाएगा जिसका गठन 1958 में होता है। नीरी का मतलब होते हैं इंजीनियरिंग गुड जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड बनते हैं। Vinayak Savarkar was the president of Hindu Mahasabha also from 1937 to 1943. When Congress minister offered resignation on 2nd October 1939, Hindu Mahasabha under his leadership cooperated with the Muslim League to form a government in provinces like Sindh, Bengal and Nepal. समझ में नहीं? देखो जब 28 मंथ्स के बाद जो सरकार बनाई गई थी 1935 के एक्ट को यूज़ करते हुए इलेक्शन हुआ था प्रोविंशियल, उसके बाद जो है 28 महीने बाद कांग्रेस के द्वारा रिज़ाइन कर दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस से नहीं पूछा जाता है और इंडिया को पार्टिसिपेट बना दिया जाता है वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो उसके खिलाफत में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी इन वेरियस प्रोविंसेस दे रिजाइंड राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जो हिंदू महासभा को लीड कौन कर रहे थे, तो वीर सावरकर। इनके द्वारा मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेट किया गया था एंड सिंध जहाँ पे मतलब मुस्लिम लीग की मेजोरिटी थी या फिर ये कह लीजिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन वहाँ पे इनके द्वारा सरकार बनाई गई थी मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेट करके राइट। ओके, इन पुणे सावरकर फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी ऑल्सो। ही ज्वाइंड तिलक इन स्वराज पार्टी। He founded the Free Indian Society. The society celebrated important dates on the Indian calendar, including festival, freedom movement, landmark, and was dedicated to furthering discussing about the Indian freedom. He believed and advocated the use of arms to free India. मतलब इनका पूरा विश्वास था कि हमें आर्म्स का यूटिलाइज करना चाहिए अगर हमें ब्रिटिशर से बाहर निकलना है। तो मतलब ब्रिटिशर्स को अगर हमारी कंट्री में बाहर छोड़ना पड़े तो फोर्स यूज़ भी किया जा सकते हैं। इनके द्वारा ये वैलिड करार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में। NAS मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे। पहले ही जो स्टेटमेंट है वो आपसे पूछी जा रही है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ NAS मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 2001 में कैरी आउट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। नंबर थर्ड इट प्रोवाइड द सिस्टमेटिक लेवल रिफ्लेक्शन इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पोर्ट्स एजुकेशन इन इंडिया। मतलब ये है कि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एजुकेशन है इफेक्टिव लेवल पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है उसके ऊपर ये प्रकाश डालती है। आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। यस, इट इज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इन 2001 बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूथ अफेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेट्स सी कौन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको ऑपरेट करके चलती है, कोऑपरेट करती है। इट इज़ पीरियडिकली सर्वे एक्सरसाइज कैरीड आउट ब्रॉडली इन अल्टरनेट ईयर टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द कंट्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द डिफरेंसेस बिटवीन द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट है बारकोड रिक्वायर द स्कैनर टू हैव अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विद द कोड वेयर RFID इज अ नियर फील्ड टेक्नोलॉजी विच अलाउ द स्कैनर टू रीड द टैग विद इन अ रेंज एंड विदाउट अ डायरेक्ट एंड लाइन ऑफ साइट। मतलब जो बारकोड रिक्वायर द स्कैनर टू हैव, अगर बारकोड है तो उसके लिए हमें स्कैनर यूटिलाइज करना पड़ेगा जब भी हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। पहली स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रही है। बारकोड रिक्वायर द स्कैनर टू हैव अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। लेकिन याद रखिएगा जो स्कैनर है क्या वो लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे स्कैनर है तो कहीं ना कहीं जो बारकोड है उसको दिखना चाहिए तो तभी वो स्कैन कर पाएगा। वेयर आर द RIFD टेक्नोलॉजी जो है स्कैनर को दूर भी हो सकता है उसके लिए अलाउ करता है। Barcode are simple and easy to copy or counterfeit, whereas
RFID इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू रिप्लिकेट और काउंटरफिट। मतलब जो चोरी वगैरह होती है उससे जो RFID टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आपको दोनों कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात की गई। लेट्स सी, RFID जो है, RFID मतलब रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है वो रेडियो वेव का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। डेट नॉट रिक्वायर लाइन ऑफ साइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डेटा। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द बार कोड, उनके द्वारा जो है मतलब ब्लैक एंड वाइट पैटर्न होते हैं। बार कोड क्या होता है पहले तो ये बताने की कोशिश की। और बार कोड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। मैंने प्रिंटेड ऑन अ पेपर ऑन अ स्क्रीटी लेबर, बार कोड आर मोर ससेप्टेबल टू वियर एंड ब्रेकेज विच कैन अफेक्ट द रीडेबिलिटी। RFID टेक्नोलॉजी जो है मोर ड्यूरेबल है, मतलब ये ज़्यादा देर तक चलती है RFID टेक्नोलॉजी, और दूर से भी हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू बारकोड स्कैनर, RFID स्कैनर जो है कैन प्रोसेस डजन ऑफ टैग्स इन अ सिंगल सेकंड। तो RFID टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्टिविटी है इसकी वो भी ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में कई सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हुए चल सकते हैं कि बारकोड सिर्फ एक बार में एक ही को ही स्कैन कर रहा होगा। RFID टैक्स जो है एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू बारकोड, तो डेट्स वाई इट इज़ नॉट प्रचलन में नहीं है। लेट्स सी, लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं RFID में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन बारकोड में रिक्वायर्ड है। रीड रेंज की बात करते हैं यहाँ पे 40 फीट है, लेकिन ये जब पास होगा तो बारकोड तभी स्कैन हो पाएगा। रीड रेट की बात करते हैं तो 10 सेकेंड भी हो सकते हैं, 100 सेकेंड भी, लेकिन ये जो है कम से कम ओनली 1 एट अ टाइम। अच्छा, मतलब यहाँ पे 10, 100, 1000 भी जो है स्कैनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार में एक को ही स्कैन कर पाएगा। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, कैन यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच आइटम एज टैग मोस्ट बारकोड ओनली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइटम, UPC कोड से होता है बट नॉट यूनिकली। रीड राइट, मैनी RFID टैग्स आर रीड और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रीड करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और यहाँ पे लेज़र का यूज़ किया जाता है, मतलब सिंपल लाइट का, विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है। इन्फ्रेंस की बात करते हैं, क्या क्या हम इनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। सी, जब हम इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के द्वारा इसको गठन किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है, और ये कम से कम 10 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास नेशनल सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क है। ओके, पहली स्टेटमेंट पे चलते हैं। एज पर द प्रोविजन अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, द सेंटर कैन नोटिफाई एन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एरिया एज इको सेंसिटिव जोन। क्या स्टेटमेंट सही है? ESH आर ट्रोन्ड टू सर्व एज अ शॉक ऑब्जर्वर फॉर प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब जो इको सेंसिटिव जोन है उसको क्यों गठन किया जाता है? ताकि ये जो है शॉक एब्जॉर्ब कर सके। क्या कर सके बच्चों? शॉक एब्जॉर्ब कर सके, राइट। ओके, द एक्टिविटीज इन SEZD वुड बी रेगुलेटरी नेचर रेदर देन द प्रोहिबिटिव नेचर। मतलब जो एक्टिविटी है इको सेंसिटिव जोन में जो है रेगुलेटर है, हम इसको रेगुलेट करके चलते हैं रेदर देन प्रोहिबिटिव नेचर, ठीक है। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको टर्की बॉर्डर करता है। मतलब टर्की किस किस को बॉर्डर करता है? इंपॉर्टेंट कंट्री में गिना जाता है टर्की, और याद रखिएगा ये G20 का अभी मेंबर है, G20 का ये मेंबर है। एंड ये जो है पाकिस्तान के ज़्यादा फेवर करते हैं, और ये चाहता है कि सऊदी अरब की जो डोमिनेंसी है मुस्लिम वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। टर्की जो है एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकता है, और कुछ ऐसी ही चाहत मलेशिया की भी जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, फिर इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री है। नॉट द बिग इशू। टर्की को कौन कौन जो है टच करता है देखते हैं। अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, सीरिया, इराक। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। क्या इराक को टच करता है? इराक को मेरे हिसाब से नहीं टच करता। वन थे मतलब 3 चारों ऐसी है जो टर्की टच करता है। देखो ये ग्रीस है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान, सीरिया। इराक को भी टच करता है। लेबनान, इजराइल का कुछ पार्ट है जो टच करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैरीटाइम इनामल अवार्ड इज रिगार्डेड एज अ नोबेल प्राइज फॉर सी। देखो एक मार्टिन इनल्स अवार्ड है, आई अगैन रिपीट, मार्टिन इनल्स अवार्ड है जिसको नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। किस फील्ड का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है? फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैथ का नोबेल प्राइज़ है उसको हम एबल प्राइज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक डॉक्टर का प्राइज़ होता है उसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, राइट। द जायद पुरस्कार शायद से। एक उसी तरीके से इन्वायरमेंटल से रिलेटेड भी एक अवार्ड है, हाँ मैं नाम उसका भूल रही हूँ, लेकिन उसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है क्योंकि ये सर्वोच्च क्या कहते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार को डिनोट करता है। ओके, उसी तरीके से नोबेल जो इनेल अवार्ड है वो किसका नोबेल प्राइज़ है, मतलब
इनल प्राइज किसको दिया जाएगा, जो सबसे अच्छा काम करे किस क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है स्पोर्ट्स पर्सन, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमन राइट डिफेंडर एंड फोर्थ ऑप्शन इज द सोशल वर्कर। तो यहाँ पे आंसर सही जो सी रहेगा। इट इज अवार्डेड गिवन बाय द मार्टिन इनल फाउंडेशन बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। इट इज रिगार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर, मतलब ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, ये जो है ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। दिस ईयर it was awarded posthumously to pay homage to Father Stan Swami, a Jesuit priest and tribal right activist from Jharkhand who has been arrested in the भीमा कोरेगांव केस। ठीक है, मतलब ये प्राइज़ हमारे एक इंडियन पर्सनालिटी को मिला है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो एक नाम है उनका स्टैन स्वामी एंड ये फ्रॉम झारखंड है और इनका जो संबंध है भीमा कोरेगांव केस से माना जाता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट है। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे कंट्री है जो टर्किश स्टेट के पार्ट बनती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सेकंड एंड फिफ्थ, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। लेकिन कौन नहीं है, ना तो रोमानिया है, ना क्रोएशिया है, ना आर्मेनिया है। मैं बताती हूँ ये है क्या। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट फॉर्मली कॉल्ड द टर्किश काउंसिल, मतलब पहले इसको टर्किश काउंसिल के नाम से जाना जाता था या फिर कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ द टर्किश स्पीकर स्टेट। इट इज़ एन है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट टर्किश कंट्री इसमें पार्ट बनती है। फॉर एग्जांपल अजरबैजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की एंड उज्बेकिस्तान जो है इसके पार्ट है। ठीक है, ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो मोस्टली सेंट्रल एशियन कंट्री है, के टी ओके, और यूबी है कट के या फिर के का स्क्वायर कर दी कट। ठीक है, और इसी से शायद मैंने आपको जो विक्टोरिया झील को टच करती है उन कंट्री का नाम भी मैंने इसी तरीके से कट से याद कराया है ना, कट। और एक एक्स्ट्रा कंट्री इसमें है अजरबैजान। अजरबैजान को वैसे भी आप याद रख लीजिए, हाँ ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिबन विड के बारे में आपको बताना है, कंसिडर करना है इसके बारे में। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट, के स्टेटमेंट सही है। इट हैज रिसेंटली बीन न्यूज़ बिकॉज क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप इस तरीके से, तो इसका जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ये होगा, तो शार्क बे के अंदर ही इसको पाया गया है। ये एक लार्जेस्ट प्लांट है, एक वीड है टाइप से, और एक लार्जेस्ट प्लांट की कैटेगरी में इसको गिना जाता है। इट कैन यूजली ग्रो टू अराउंड 35 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब इसकी जो एनुअली जो हाइट बढ़ती है वो अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो तीनों की तीनों ऑप्शन सही है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पिसोडोन में ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट। इट इज़ अ सी ग्रास ऑफ 180 किलोमीटर इन लेंथ। इट हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन अ शार्क बे। द प्लांट इज 4500 ईयर ओल्ड एंड द डबल द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम देन other similar plant. It can usually grow to around 35 centimeter per year. It covers an area of 20,000 hectare. तो ये देखिएगा। Then next on the podium, the second largest plant is the colonial colony of a quaking aspen tree in Utah, which cover approximately 4.3 hectare. The largest tree in India, the Great Banyan in Howrah Botanical Garden. तो मतलब हमने यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है और कौन कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है। देखो, जो ये न्यू प्लांट है कहाँ पे पाया गया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया शार्क बे के अंदर में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड नंबर पे कौन सा प्लांट है, तो कॉलोनी है क्वार्किंग एस्पेन ट्री की, कहाँ पे, उटा के अंदर, राइट। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो होवरा बोटेनिकल गार्डन है कहाँ पे, कोलकाता के अंदर, वहाँ पे एक ग्रेट बेनियन ट्री है जो सबसे बड़ा है, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना है या फिर बाइसिकल डे के बारे में क्वेश्चन। क्या बाइसिकल डे जो है 3rd जून एवरी ईयर मनाया जाता है। द डे हैज़ बिन ऑब्जर्व सिंस 2018 आफ्टर रिवोल्यूशन वाज पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है। और वैसे भी बाइसाइकिल इंपॉर्टेंट इस वजह से है अपनी हमारी सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि इसमें कोई कार्बन का एमिशन नहीं होता है। जब हम इसको बनाते हैं तभी कार्बन का एमिशन हो जाता है और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता है। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो वेरी सिंपल है और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल भी है। तो दोनों की दोनों ऑप्शन सही है। 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास करके इसको लेकर आया गया था। बाइसिकल डे हम 3rd जून को मनाते हैं। तो यस, द बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd जून ऑफ एवरी ईयर। द डे इज मार्क्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ द यूजिंग बाइसिकल। एज पर द यूनाइटेड नेशन द डे ऑफ द हाईलाइट द यूनिकनेस, लॉन्गिविटी एंड वर्सटिलिटी ऑफ द बाइसिकल एंड मतलब ये अवेयरनेस के लिए बेसिकली। और 72 रेगुलर सेशन हो रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तब इसको पास किया गया था। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठा स्कीम के बारे में।
ये इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ये जो है इट वाज क्रिएटेड विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, मतलब हम क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना चाहते हैं एंड अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। अब बताना कौन सा यहाँ पे सही, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम है इसका श्रेष्ठा। श्रेष्ठा का मतलब होता है स्कीम फॉर द रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। The scheme will be benefited for the SC student who could not reach for higher quality education, and it provide for the high quality education for meritorious but poor SC student। मतलब ये जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं SC कम्युनिटी के, उनको ये हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा। इतना समझ में? ओके। नाम क्या है? श्रेष्ठा स्कीम। एक दिन के और एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 7 जून के भी कर ले रहे हैं। और लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे। खैर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब आपको बताना है कि ये पर्सनैलिटी दे रखी है, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी के बारे में ये लाइनें अच्छे से डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल तुलसीदास, चंडीदास, संत कबीरदास, चैतन्य महाप्रभु। लेट्स सी। देखो, ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, मतलब ये है कि भक्ति मूवमेंट के प्रोमिनेंट हुआ करते थे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा भक्ति मूवमेंट को प्रोपोगेट करने में हेल्प किया था, प्रोपोनेंट हुआ करते थे भक्ति मूवमेंट के। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, तो मतलब ये है, ये जो है जैसे नास्तिक स्कूल होते हैं या फिर हम ये कह लें सगुण निर्गुण स्कूल होते हैं, तो निर्गुण स्कूल से बेसिकली बिलोंग किया करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेडली एक्सेप्टेड ऑल द रिलीजन। दिस आइडियोलॉजी वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णव सेंट स्वामी रामानंदा। मतलब ये है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो वैष्णव जो सेंट थे स्वामी रामानंदा, उनकी जो फिलोसफी है उनसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। लेट्स सी। कबीर के बारे में हम जानते हैं, संत कबीरदास जो है वेरी रिनाउंड सेंट हुआ करते थे, पोएट थे, सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के, हु लिव ड्यूरिंग द 15th century। ही एस्टिमेटेड वर्क एंड पोएम डिस्क्राइब द ग्रेटनेस एंड वननेस ऑफ द सुप्रीम बीइंग। मतलब ये है कि जो सुप्रीम बीइंग है, मतलब जो गॉड है, उनकी सुप्रीमेसी के ऊपर फोकस किया गया। इनके द्वारा सिर्फ एक ही गॉड को माना गया है। ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड डायरेक्टली एक्सेप्टेड ऑल द रिलीजन। मतलब ये है जिस तरीके से हमारा सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल है, ऑल्दो वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन किसी को रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, तो उसी टाइप से इनकी फिलोसफी हुआ करती थी। A religious community known as the Kabir Panth was founded by him, and the members of this form are referred to as the Kabir Panthis. Swami Ramananda influenced the Kabir Das ideology were greatly influenced by the Vaishnav saint Swami Ramananda। मतलब इसके गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंदा। वो एक्सेप्टेड कबीर एज हिज डिसाइपल। राइट, आगे बढ़ चलते हैं। अगला को जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन, सरोगेसी से रिलेटेड है। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। सरोगेसी से रिलेटेड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। पहली स्टेटमेंट आपसे पूछ रही है, इट प्रोहिबिट बोथ कॉमर्शियल सरोगेसी एंड एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। तो याद रखिए हमारी कंट्री में कॉमर्शियल सरोगेसी बैंड है, एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी जो है अभी कार्यरत है। सेकंड चलते हैं, इट क्रिएट्स एन नेशनल बोर्ड टू ले डाउन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पुअर पीपल वर्किंग इन एन विट्रो फर्टिलाइजर क्लिनिक। मतलब ये है कि एक नेशनल बोर्ड ले डाउन करेगा ताकि जो विट्रो फर्टिलाइजर क्लिनिक्स है उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से बना सके और जो उनका डेटाबेस है उनको यूटिलाइज किया जा सके आगे भी। इट इंटेंटेड, मतलब इसका जो मेन एम है, टू मेक जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रो मैंडेटरी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उनके राइट को ये जो है मान्यता प्राप्त देता है। मतलब जो राइट है, जो अभी तक बच्चा हुआ नहीं है लेकिन बच्चा होने वाला है, किसकी हेल्प से? रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसका सरोगेसी एक वन ऑफ द पार्ट है, तो उसको राइट देने की इस एक्ट के थ्रू बात की गई है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो बी सेकेंड एंड थर्ड आंसर। राइट, लेट्स सी अबाउट दिस थिंग। इट कम इनटू इफेक्ट इन जनवरी दिस ईयर। पहली बात तो यही है, इट अलाउ द एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी वेयर ओनली द मेडिकल एक्सपेंस एंड द इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड बाय द कपल टू सरोगेट मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सरोगेट मदर है, जो रियल में सरोगेटसी को अपनाने वाले हैं, वो जो कपल्स हैं, वो जिसने सरोगेट बच्चा पैदा किया है, जो उनकी बायोलॉजिकल मदर है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? जो सरोगेट पेरेंट्स हैं। क्रिएट अ नेशनल बोर्ड टू ले डाउन द इम्प्लीमेंटेशन कोड फॉर कंडक्ट ऑफ द पीपल वर्किंग एट IVF क्लिनिक। इट इम्प्लीमेंटेड या इंटेंडेड टू मेक जेनेटिक टेस्टिंग एट द एम्ब्रो मैंडेटरी, ताकि इम्प्लीमेंटेशन, तो ताकि जो एम्ब्रो में उसमें कुछ दिक्कत ना हो, है ना। फिर बाद में एक इशू खड़ा हो जाता है, अगर जो बच्चा है वो कहीं थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक पैदा हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक का मतलब ये है अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है,
तो बाद में जो पेरेंट्स है बच्चे को शायद एक्सेप्ट करने से मना कर दें, राइट, क्योंकि वो इतना पैसा भी लगाएंगे एंड देन दे आर गेटिंग द आप खुद समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो सिक्स टू स्ट्रीमलाइन द क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस फॉर स्पर्म। It also proposed to constitute a national registry and registration authority to maintain a central database and assist the national board in the functioning। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके अंडर में बनाई गई है, आपको ये बताना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही, कोई भी इसमें से गिवन ऑप्शन में से सही नहीं, तो किसके अंडर में, लेट्स सी। इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 6A इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द कावेरी। तो मतलब ये कह सकते हैं जो इंटरस्टेट रिवर वाटर मैनेजमेंट एक्ट था 1956 का, उसके अंडर में इसको बनाया गया है, ठीक है। टू गिव इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एज नोटिफाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाई ऑर्डर डेटेड 16 फरवरी 2018। CWMA एंड CWRC मतलब जो आपका सेंट्रल वाटर डिस्प्यूट एक्ट है वो जो है हम मैंडेट करें जॉब को जो गैजेट में नोटिफाई सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, ये इसका काम है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी और ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। देखो जो लोन NPA रह जाता है तो उसको दोबारा से टर्म एंड कंडीशन को दोबारा से नेगोशिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले 5% पे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन दिया गया था, बाद में क्या होता है कि आप 5 ना हो गए 3 पे लौटा दीजिए, तो ये बैंक करने की कोशिश करता है और इसी पूरी प्रोसेस को रीस्ट्रक्चरिंग का नाम दिया जाता है। तो एसेट है जो बैंक के पास एसेट है, रिकन्स्ट्रक्शन है दोबारा से इसको नेगोशिएट किया जा रहा है, और कंपनी जो ये काम कर रही है, तो नाम से समझ में आ रहा है इनका काम क्या होगा। तो जो एसेट NPA बन चुके हैं उनको नेगोशिएट रीस्ट्रक्चर करना लोन को, और उस लोन को खरीद लेना एंड देन फिर अपने हिसाब से उस पैसे को रिकवर करना बेच के उनके एसेट को। कुछ ऐसी ही काम करती है ARC। आपको ये बताना है कि ये किसके अंडर में रजिस्टर्ड है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक, सेकंड है SEBI के अंडर में, नंबर थर्ड है RBI के अंडर में एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो आपको दोनों कौन सा यहाँ पे सही है, तो वी कैन से डेट RBI जो है, इसको देख के चलते हैं, मैं देख भी ले रही हूँ। तो सी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज RBI। यस, RBI के अंडर जो है ये नोटिस्ड है। इट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाय द नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। दिस हेल्प बैंक टू कंसंट्रेट ऑन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी। तो यही सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कि जो बैंक है वो अपना जो मेन काम है जिसके लिए उसको बनाया गया उस पर फोकस कर पाता है। द एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज और ARC आर रजिस्टर्ड अंडर द RBI। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1973। क्या स्टेटमेंट सही है। It is the second largest intergovernmental organization after the United Nations. Number third है, it is a permanent delegation to the United Nations and the European Union। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सेकंड एंड थर्ड सही है। यस, ये इसका जो डेलीगेशन है परमानेंट जाता है यूनाइटेड नेशन पे भी और यूरोपियन यूनियन में भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन एंड फर्स्ट अगर हम देखें इट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1973। दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज फाउंडेड इन 1969 consisting of the 57 member. It is the second largest intergovernmental organization of the United Nations. The organization stated the collective voice of the Muslim world। मतलब इसका मेन मुद्दा क्या है, मतलब जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके कलेक्टिव आवाज़ को सब तक पहुंचाना एंड वर्क टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ये इसका मेन एम है। एंड OIC जो है परमानेंट डेलीगेशन है कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन में एंड यूरोपियन यूनियन में। परमानेंट सेक्रेटरी इसका जेद्दा के अंदर लोकेटेड है, सऊदी अरब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली 10 एंटिक्विटीज़ आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो एंटिक्विटी है, कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें जो हमें मिली है, रिट्राइव की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, मतलब वहाँ पे चोरी से पकड़ी गई होगी, तस्करी बेसिकली की जा रही है इसकी। एंड द यूनाइटेड स्टेट USA में भी कुछ ऐसा ही केस हमें देखने को मिला। वर हैंड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, और बाकी बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को हैंड ओवर कर दिया गया है। दिस इंक्लूड द स्कल्पचर ऑफ डांसिंग चाइल्ड सेंट संबंधार। मतलब इसमें कौन इंक्लूडेड है, द स्कल्पचर ऑफ वट डांसिंग चाइल्ड सेंट संबंधार। ये स्कल्पचर जो है किस टाइम से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद है कि ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। 10 एंटिक्विटीज रिट्रीव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इन दिल्ली लास्ट वीक।
दिस इंक्लूडेड द स्कल्पचर एंड डांसिंग चाइल्ड सेंट संबंधा, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। संबंधा इज द 12th century, बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अपार, मदर, शिव, पोएट, सेंट। इज ऑल्सो वन ऑफ द मुवार, द 3 प्रिंसिपल सेंट ऑफ साउथ इंडिया। ही कंपोज एंड यू कैन सी है, एंड इनके पास नैनार वगैरह। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, रिवर रेसिंग हैवी पोल्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड बाय द। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपके बोल रहा है कि स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, मतलब जो एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है 2022 की, रिवर फेसिंग हैवी पोल्यूशन, मतलब हैवी पोल्यूशन फेस करे कौन, रिवर्स, वह रिसेंटली रिलीज, किसके द्वारा रिलीज की गई, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सी ऑप्शन। लेट्स सी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022, रिवर फेसिंग हैवी पोल्यूशन। द रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज बाय द सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट। द रिपोर्ट इज एन एनुअल कंपेडियम ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट डेटा एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक सोर्स, राइट। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट के बारे में। तो लाइफ के बारे में यहाँ पे है, लाइफ है क्या, तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट, इसका फुल फॉर्म है। आपको पता नहीं है क्या बेसिकली। इट इज इनिशिएटिव द ग्रीन पीस का स्टेटमेंट सही है। इट एम टू यूटिलाइज द पावर ऑफ द कलेक्टिव एक्शन, मतलब ये जो कलेक्टिव एक्शन जैसे हम बोलते हैं ना, 1 और 1 2 नहीं होते, 11 हो जाते हैं, मतलब अगर हम पावर की बात करें इक्विवेलेंट हो जाते हैं, राइट। उनकी पावर कुमुलेटिव वे में बढ़ती है, लाइक डैट। ओके, बात ये नहीं है क्या ये ग्रीन पीस के द्वारा स्टार्ट किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है इसका मेन एम है जो कलेक्टिव एक्शन है उसको यूटिलाइज करना एंड नज इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड टू अंडरटेक सिंपल क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शन इन देयर डेली यूज। आपको पता नहीं कौन सा यहाँ पे सही है। देखो, जब हम लाइफ मूवमेंट की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। The idea of the life was introduced by the Prime Minister Modi during the 26th United Nations Climate Conference, जब हो रही थी कहाँ पे, COP26 ग्लासगो 2021 में यूके के अंदर में। The idea to promote an environment conscious lifestyle that focus on mindful and deliberate utilization instead of the mindless and destructive consumption. The movement aimed to utilize the power of the collective action and nudge individual across the world to undertake simple, friendly, मतलब ये इसका मेन नेम है, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, डेट्स वाइट है द। इसका मेन क्या है, प्रो प्लेनेट पीपल, मतलब जो हमारा प्लेनेट है उसके हिसाब के पीपल हो, प्रो प्लेनेट पीपल। द मिशन प्लान टू क्रिएट एंड नर्चर अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल नेमली प्रो प्लेनेट पीपल। P3 हैज़ अ शेयर्ड कमिटमेंट टू अडॉप्ट एंड प्रमोट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल। आगे बढ़ चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंप्लीमेंट किए गए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो जो करेक्ट है वो सिर्फ बी है, बाकी आप पढ़ लेना। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली लैंड होल्डिंग, नहीं, ये इंडिविजुअल पे जो है लैंड होल्डिंग पे लागू होता है। द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, तो ये मेन एम था, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। ऐसा कुछ नहीं है, इसके द्वारा ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की गई थी। इसका मतलब ये था कि जो लैंडलेस फार्मर है उनको भी जो ज़मीन है वो मिल सके, ये मेन मुद्दा था। इसका मेन एम ये नहीं था कि जो हमारी खाने की क्रॉप है वो प्लांटेशन क्रॉप या फिर कैश क्रॉप में चेंज हो जाए। लैंड रिफॉर्म प्रोमिटेड नो एग्जम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, ऐसा नहीं है, सीलिंग लिमिट हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर, जिसको हम विस्टी के नाम से जानते हैं, गुप्ता पीरियड में ये जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, इसके बारे में बताना ये कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही, इट वाज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आगे बढ़ चलते हैं। तो ये था पूरा का पूरे हमने जो करंट अफेयर है 7 जून को भी कवर कर दिया। एक काम करते हैं 8 जून को भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, राइट। विद रेफरेंस द स्पेशल पावर एंजॉयड बाय द राज्यसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। इट पासेज अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट। हाँ, ये भी सही है, बेसिकली लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए बल्कि स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। हाँ, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इट पासेस अ रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग एजर्शन, एक मिनट, रिकमेंडिंग creation of an one or more or all India civil service to the union and the state parliament become empowered to create such a service, तो ये भी सही है मेरे हिसाब से। दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये जो दोनों पावर है वो स्पेशल पावर मानी जाती है राज्यसभा की। इट पास अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग पार्लियामेंट बिकम empowered to make a law on a subject। व्हेन इट पास अ रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग
creation of one or more all India service common to union and the state parliament become empowered to create such services. Emergency proclamation has to be approved by both house of parliament within a stipulated period. It is predominantly a proclamation is issued at a time when Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha take place within the period allowed for its approval. आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है what are the consequences of the countries becoming the member of the nuclear supplier group? Again repeat, एनएसजी जो है पहली बात एनएसजी बना ही कब था और इसको किस नाम से जानते हैं। देखो एनएसजी जो है इसको लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है, शायद मैंने कभी नहीं कभी आपको जरूर बताया होगा। और इसके जो गठन 1975 में माना जाता है। ओके, इसमें अप्रोक्सीमेटली 48 मेंबर हैं। ओके, और ये बनाया कब गया था? जब हमने 1974 का जो स्माइलिंग बुद्धा पोखरण के अंदर टेस्ट कर दिया था उसके बाद इसको बनाया गया था, राइट। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट it will have access to the latest and most efficient, मतलब अगर हम एनएसजी का मेंबर बन जाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हम जो है लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। सेकेंड है, इट ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ टीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो आपको तो ना कौन सा यहाँ पे सही है? तो मेरे हिसाब से सेकंड सही नहीं है क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है। मतलब अगर आप एनएसजी का मेंबर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट साइन द दिस ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ओके, एंड देन वी कैन बिकम द पार्ट ऑफ एनएसजी। एंड चाइना जो है यहाँ पे ब्लॉकेड कर रहा है हमारे एनएसजी की मेंबरशिप को प्राप्त करने के लिए। एनीवे इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो, द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई कंट्री दैट सीक्स टू कंट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट, बट बिकमिंग द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप विल नॉट ऑटोमेटिकली विल मेक अ कंट्री अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द एनपीटी। बाकी आप यहाँ पे देख पढ़ लेना। आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? एनर्जी के बारे में पूछा जाए, इट रेफर टू एज द पेरिस क्लब, इट गाइडलाइंस आर नॉट बाइंडिंग। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही? सिर्फ सेकंड सही है क्योंकि मैंने बताया था इसमें 48 मेंबर हैं और ये एलाइट ग्रुप है। 1974 में जब हमने स्माइलिंग बुद्धा का जो टेस्ट किया था उसके बाद इसको बनाया गया था। एनर्जी फर्स्ट मेट इन नवंबर 1975 इन लंदन, दैट इज नोन एज द लंदन क्लब, एंड जो बाइंडिंग है गाइडलाइंस वो नॉन बाइंडिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट इन नेचर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। खीर भवानी मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यांगती कुटी वैली। तो कुटी वैली से भी इसको जाना जाता है। आपको बताना है कहाँ पे ये लोकेटेड है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय द बयानीज जो भी आप इसको बोलना चाहें। इट इज़ द लास्ट वैली बिफोर द बॉर्डर विद नेपाल। तो ये सही नहीं है। यांगटी कुटी वैली, ओके, लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट इज़ द लास्ट वैली बिफोर द बॉर्डर विद तिब्बत। तो ये लास्ट वैली है जो तिब्बत पे बॉर्डर लगती है। इट रन अलोंग द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एक्सिस एंड ये कुटी यांगटी रिवर के पास ही पड़ता है। द वैली इज मेनली डोमिनेटेड बाय द बयानीज, वन ऑफ द भूतियाज कम्युनिटीज ऑफ कम्माओ रीजन। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद द वार्म टेम्परेचर ईयर अराउंड एंड विद द हाईएस्ट सीजनल रेनफॉल इन द समर, ऑल्सो कैटेगराइज्ड बाय द ग्रासेस एंड स्मॉल और द डिस्पोज्ड ट्रीज दैट डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड कैनोपी अलोइंग सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? देखो, ये जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ओके, वार्म टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है, ओके, हाईएस्ट रेनफॉल जो है समर में देखने को मिलती है और जो यहाँ की ग्रासेस है वो प्रोमिनेंट है एंड जो ग्रासेस है वो स्मॉल भी है और डिस्पोज्ड भी है और ट्री भी वहाँ पे बहुत कम छिदे पाए जाते हैं और जो ट्री पाए जाते हैं वो कैनोपी नहीं बनाते हैं अलोइंग सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। तो आपको बताना कौन सा टाइप के हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन की? तो ये साउथ अमेरिका जो पंपाज रीजन है, साउथ अमेरिका का जो पंपाज है, अगर ये आपका नॉर्थ अमेरिका, जस्ट अ सेकेंड, इसी को आप नॉर्थ अमेरिका मान लो और ये साउथ अमेरिका है, कुछ ऐसा ही बस मान ही लीजिए। तो पंपाज जो यहाँ पे खेती होती है पंपाज के ना अर्जेंटीना वाले पार्ट में, तो ये यहाँ पे सही है। अफ्रीका सवानी क्वेश्चन द ट्रॉपिकल विद वार्म टेम्परेचर विद द हाईएस्ट सीजन रेनफॉल इन द समर, दिस वन इज बाय द ग्रास एंड स्मॉल सस्पेंड। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जो है आर्टिफिशियली यूज़ किया जाता है ताकि जो फ्रूट है उसको हम राइप कर सकें, मतलब पका सकें। एंड फूड अल्ट्रेशन हैज़ बीन ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों के दोनों बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया आप गवर्नमेंट को डेट अंडर द पीनल लॉ फूड अल्ट्रेशन इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट विच ऑफ द फोलोइंग कैन टेक एक्शन इंक्लूड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ऑल्सो
एंड EFIR किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? अभी एक राज्य है उसके द्वारा EFIR को स्टार्ट किया गया, आई थिंक उत्तराखंड है। आप मुझे चेक करके बताना है EFIR किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ये तो उत्तराखंड हो या झारखंड होगा। द केमिकल वाइडली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट इज कैल्शियम कार्बाइड विच कंटेन आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस बोथ ऑफ विच कैन प्रूव फेटाल फॉर ह्यूमन बीइंग। That is nothing but a CaCO2 is known as carcinogen and isn't having the ability to attack a human cell into cancerous cells. आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट या ग्रासेस एग्जिबिट अ साइक्लिक इकोलॉजिकल फिनोमिनन फ्लावरिंग दैट अकर वंस, मतलब 50 साल में एक बार इस पे फ्लावर आते हैं। एंड फिनोमिना कोज द ड्रास्टिक इंक्रीज द लोकल पॉपुलेशन, मतलब रेट्स, और इसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन वो बढ़ जाती है रेट की, ठीक है, रोडेंट्स की बेसिकली। तो ये देखिए कि ये बैम्बू है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑल्सो, ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? चाय को भी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, राइट। और ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? तो जो काली मिर्च है, पेपर, उसको कहा जाता है। उसको जो एंशियंट टाइम में उसका नाम है यनामिका, राइट। और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जब वास्को डिगामा यहाँ से आया था। और ये बेसिकली जो अमेरिका वाला रीजन है या फिर ब्रिटेन वाला रीजन है, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप कहा जा सकता है मोर स्पेसिफिकली, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये गर्म मतलब होती है, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है बेसिकली। दैट्स वाई जो ठंडे इलाके के लोग इसको प्रेफर करते हैं। एनीवे, ऑफ द कोस्ट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस was a century-old shipwreck in 2018 unearthed, followed by the discovery of the second shipwreck and the presence of the critically endangered species that is nothing but गोलियात ग्रुप। तो फर्स्ट है यहाँ पे भीमनीपट्टनम, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन ग्रो ओनली एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। क्या आपको ये सही स्टेटमेंट लग रही है? ये बिल्कुल सही बात है। जो मैंग्रोव है बेसिकली, मैंग्रोव जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ही ग्रो होते हैं। तो सुंदरबन लाइज इन लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब जो सुंदरबन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ता है, ये भी याद रखना, नॉर्थ में नहीं है। तो ये यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो मैंने बताया वही इसमें लिखा गया। 9 जून के भी हम कोशिश करते हैं, लेट्स सी। ओके, रिविजन क्वेश्चन ऑफ द 9 जून 2022। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट। क्या स्टेटमेंट सही है? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को एम्पावर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी कि वो जो कंटेम्प्ट अगर करते हैं तो किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और लेट्स सी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 डिफाइन द पावर द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो आपको दोनों कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 को डिफाइन करता है हाई कोर्ट को, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट कंटेम्प्ट करते हैं तो हाई कोर्ट उनको पनिश कर सकता है। पीनल एक्शन जो है एज पर कोर्ट कंटेम्प्ट एक्ट ऑफ 1971 के हिसाब से किया जाता है। आर्टिकल 129 किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। एंड 215 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हाई कोर्ट के लिए 215। और ये चैप्टर ठीक है, देख लीजिए। इम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टली टू पनिश पीपल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेम्प्ट। सेक्शन 10 ऑफ दिस कंटेम्प्ट एक्ट ऑफ 1971 डिफाइन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बिम्स्टिक की बात की जा रही है। द ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड इन 2006। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये ग्रुपिंग जो है बिम्स्टिक की वो 1996 में बनी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इट इंक्लूड ऑल द मेजर कंट्री ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, दैट आल्सो करेक्ट। एंड 2 कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड। व्हाट इज बिम्स्टिक? तो सॉरी, मैंने 1996 बोला होगा, तो मैंने 1997 में ये बना, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। Just a second. It is indicated the region. The grouping was formed in 1997, originally with Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, and later included Myanmar, Nepal, and Bhutan. BIMSTEC, which now included the 5 countries from South Asia and 2 from Asia. इट इज़ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट। तो इसकी यही सिग्निफिकेंस है कि ये ब्रिजिंग का काम करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ये जो है आरबीआई का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को ये क्या तय करती है? तो ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी, नहीं ये 6 मेंबर बॉडी होती है और आरबीआई के गवर्नर के पास वीटो पावर है। इसकी जो चेयरमैनशिप है आरबीआई गवर्नर ही होल्ड करता है और 3 मेंबर जो है आरबीआई खुद सेलेक्ट करता है और 3 मेंबर नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत है। हाँ, वो 12 मेंबर ना होके 6 मेंबर है ना, दैट्स वाई टू रॉन्ग। बाकी आप इसके बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ से मिल सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये जो मेटल है वो सॉफ्ट है, सिल्वरी है, वाइट मेटल है। अंडरस्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन द मिनरल ऑयल। तो पता है ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो लिथियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो सॉफ्ट है, सिल्वरी है, और अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो लाइटेस्ट मेटल भी इसको कहा जाता है एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है। इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल। इसको जो है मिनरल ऑयल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर नहीं रखा जाता क्योंकि ये इतना हल्का होता है, तो केरोसिन के ऊपर ये तैरना शुरू हो जाता है एंड फर्दर ये जो एयर है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। एनीवे, इट इज़ एन एल्कली मेटल एंड अ रेयर मेटल। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, लिथियम की बात कर रहे हैं। इट इज़ सॉफ्ट सिल्वरी मेटल एंड द स्टैंडर्ड कंडीशन द लाइटेस्ट मेटल एंड द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट ऑल्सो। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल है और रेयर मेटल में इसको गिना जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें लिथियम की, इट हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड एलिमेंट। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो वाटर की सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी है। और हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसको हम उसकी हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। लिथियम सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलाउ इट टू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। With reference to the conservation of tiger and elephant in India, consider the following statement. ओके, तो आप बताइए भाई कौन सा आप कंसिडर करना है। सिंपली, करंटली द टाइगर सर्विस यूजली हेल्ड वंस इन अ 4 ईयर। तो क्या टाइगर सेंसस जो है 4 साल में एक बार होता है, तो ये सही, बिल्कुल सही बात है। एंड जो एलिफेंट सेंसस वो 5 साल में एक बार होता है। तो ये दोनों की दोनों जो पार्ट है वो सही है, इस वजह से पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बंगाल एंड एशियन टाइगर एलिफेंट